चलो भाई, करे भाई, मैं शुरू। हाँ भाई, क्लास चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, लास्ट क्लास अपने एक कॉन्सेप्ट चल रहा था। जो बच्चे क्लास में अभी रेगुलर आ रहे थे उनको पता है क्या कॉन्सेप्ट है। हमने इससे पहले कॉन्सेप्ट किया था जब मंकी एक रोप पे चढ़ता है। सो मंकी हो चाहे आदमी हो, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा ना चढ़ने का। ठीक है ना, कि उसमें कितनी टेंशन बनेगी, उसके बाद क्या होगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने ट्राई करा होगा। फिलहाल मैं भी आपको सीधा नए टॉपिक पे लेके चल रहा हूँ। ठीक है ना, उसके बाद देखेंगे इसको, अगर आपको डाउट रहेगा तो। पहले भी नए भी चल रहे हैं। सो गाइज, आज का जो नया टॉपिक है ना, अब हमें चैप्टर में सीखना पड़ेगा पहले फ्रिक्शन को। पहले हम सीखेंगे फ्रिक्शन, उसके बाद सीखेंगे मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन भी हमें करना है, वो भी हमने करा नहीं। सो आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन बेसिकली आप लोग सुना जरूर होगा बचपन से, फ्रिक्शन होता क्या है। वैसे क्या बताओगे, क्या चीज होती है फ्रिक्शन? फोर्स है। कहाँ लगता है, कब एक्ट करता है? अच्छा, आप बैठे हुए इस समय चेयर पे, क्या यहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा है इस समय? फ्रिक्शन नहीं लग रहा। ओके, ये टेबल है इस समय, यहाँ पर इसमें फ्रिक्शन नहीं लग रहा, इसका मतलब। अच्छा, अब बताना। चला नहीं है, चला नहीं है भी, लग रहा है। अरे मैं खींच ही नहीं रहा हूं भाई इसको, तुम सोच रहे हो। ठीक है, खींच जाएगा। मैं खींच ही नहीं रहा हूं उसको। मैं आपसे लेकिन ये पूछ रहा हूं कि मैंने उसको खींचा और वो नहीं खींचा, तो कितनों को लग रहा है कि फ्रिक्शन लग रहा है? जवाब दीजिए। मैंने उसको खींचने की कोशिश करी, फोर्स लगाया, बट इट विल नॉट मूव फ्रॉम इट्स पोजीशन। कितनों को लगा कि फ्रिक्शन अभी लग रहा था वहां पर? ठीक है, कितनों को लगा कि नहीं लग रहा सर, जो चल ही नहीं रहा था फ्रिक्शन इस बात का? ओके, सबको लग रहा है, मतलब फ्रिक्शन लग रहा है। अच्छा, चल चुका है तब कितनों को लग रहा है फ्रिक्शन लग रहा है? चल चुका है तब भी लग रहा है। चलिए, तो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात समझते हैं, फ्रिक्शन क्या है बच्चों। कहते हैं इट इज अ रिएक्शनरी फोर्स। ये कैसा फोर्स है? रिएक्शनरी फोर्स। रिएक्शनरी फोर्स का मतलब होता है, इसके नाम में छिपा हुआ है रिएक्शन। रिएक्शन मतलब एक्शन का रिएक्शन मिलेगा। मेरी बात को समझना। एनी फोर्स विच इज रिएक्शनरी। रिएक्शनरी का मतलब बोलते हैं ना, इसका रिएक्शन तो मिलेगा। रिएक्शन का मतलब होता है कि एक्शन के ऊपर कुछ, अगर मतलब जब एक्शन होगा तब कोई चीज एक्ट करे तो हम उसको बोलते हैं रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको? जैसे कि समझो, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ओनली हैपन व्हेन सम या ओनली एक्ट व्हेन सम एक्शन इज हैपन। मतलब फ्रिक्शन से तब लगेगा जब कोई एक्शन होगा। अब ये क्या माजरा है, एक्शन होगा तभी रिएक्शन आएगा, ये आपको सारा समझ में आएगा। बस आपको भी समझना है कि ये एक तरह का रिएक्शनरी फोर्स है। और ये रिएक्शनरी फोर्स को मैं थोड़ा सा आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बस ढंग से सुनते चलना है। जिन बच्चों ने शुरू से चैप्टर अटेंड करा हुआ उनको थोड़ा ज्यादा चीजें बताएं। जिन्होंने नहीं करा हुआ, आप बच्चों चैप्टर बीच से थोड़ा आगे जा चुके हैं, वहां से अटेंड कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत नए बच्चों को दिक्कत आएगी बच्चों। ठीक है, लेकिन फिर भी समझोगे, बात बहुत सारी बातें बन जाएंगी। सो गाइस, मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको शायद ये बात बहुत पहले ही समझाई थी कि अगर कोई ब्लॉक जो है एम मास का यहां पर रखा हुआ है, एम मास का, तो आपको पता है कि टेबल भी अगर रखी हुई तो ये ग्रेविटी की वजह से जमीन पर एक फोर्स लगा रही है। लगा रही है कि लगा रही है? आप बैठे तो आप भी तो जमीन के ऊपर एक फोर्स लगा रहे हो। चेयर डेफिनेटली नीचे की तरफ एक फोर्स लगा रही है जमीन के ऊपर। सो वो फोर्स कितना होता है? तो अगर इसका मास एम है तो फोर्स हमेशा होता है एम जी। कितना होता है बोलो? एम जी। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। और आप जानते हैं कि नीचे की तरफ एक ही एक्सेलरेशन काम करता है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आपको पता है कि हर चीज नीचे की तरफ एक फोर्स लगाती है एम जी। आप भी लगा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका मास है 60 केजी। आपका मास कितना बोलो? 60 केजी। मान लीजिए एक एवरेज मास लेके चलते हैं 60 केजी। तो आप नीचे की तरफ पता है कितना फोर्स लगा रहे हैं? ध्यान देना भाई, आप नीचे की तरफ कितना फोर्स लगा रहे हैं? एम बराबर में एम जी, यानी बोलो कितना? 60 केजी इंटू में 10, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 10 होती है, आप लोगों को पता है। तो 60 इंटू 10 कितना आ जाएगा बोलो? 600। तो आपको पता है कि एक 60 केजी का आदमी ग्राउंड पे कितना फोर्स लगाता है बोलो? 600 न्यूटन का फोर्स। उसी तरीके से कितने भी मास की कोई चीज होगी तो नीचे कितना फोर्स लगाती है बोलो? एमजी का फोर्स लगाती है। लेकिन मुझे एक छोटी सी बात का जवाब दे, लिखो मत, पीछे सब बच्चे देखो यहाँ पर बोर्ड पे, लिखने इतना है ही नहीं, लेकिन ना घर पे बाकी मिलती है पीडीएफ। ध्यान सुनो, तो नीचे की तरफ मान लो एमजी लगा, लेकिन ये टेबल नीचे नहीं जा रहा। मैं भी इस ग्राउंड पे खड़ा और मैं एमजी लगा रहा हूं,
मेरा 70 केजी वेट है, मैं 70 इंटू 10, सॉरी मेरा मास 70 केजी है, 70 इंटू 10 700 न्यूटन का फोर्स मैं भी लगा रहा हूं, क्योंकि m इंटू जी, फिर भी मैं भी नीचे नहीं जा रहा। अगर कहीं फोर्स लग रहा है बट फिर भी मोशन नहीं है, इसका मतलब उस फोर्स को क्या कर दिया गया, बैलेंस कर दिया गया। इस बात को अच्छे से सुन लीजिए जो बच्चे नए हैं, क्योंकि पुराने बच्चे ये शब्द मेरे से बहुत बार सुन चुके हैं कि किसी बॉडी पे फोर्स है बट मोशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब उस फोर्स को किसी ने बोलो क्या कर दिया है, बैलेंस कर दिया है। अगर नीचे mg है बट मोशन नहीं हो रहा, इसका मतलब उस mg को किसी ने तो बोलो क्या कर दिया है, बैलेंस कर दिया। मैं नीचे mg लगा रहा हूं बट मैं चल नहीं पा रहा हूं, नीचे नहीं जा रहा हूं फिर भी, इसका मतलब मेरे इस mg को भी किसी ने बोलो क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसका इस्तेमाल होने वाला है इस फ्रिक्शन टॉपिक के अंदर, तो एक बार फिर से रिकॉल करा रहा हूं चीज क्या थी। तो आप जानते हैं कि ये टेबल भी नीचे mg लगा रहा है बट नीचे मूव नहीं कर रहा, तो डेफिनेटली इस mg को किसी ने तो बोलो क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। तो कौन करता है, तो कहते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग अगर ये नीचे mg लगाता है ना, तो एक रिएक्शन फोर्स इसके ऊपर काम करता है ऊपर की डायरेक्शन में, दैट इज r, दैट इज r। और ये r एग्जैक्टली किसके बराबर होता है, mg के। ये r एग्जैक्टली किसके बराबर होता है, mg के। क्या चीज, r को बोलते हैं बच्चे रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बोलते हैं, हालांकि इसको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल मतलब क्यों, सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है, और रिएक्शन फोर्स इसलिए बिकॉज एक्शन का रिएक्शन है, एक्शन का रिएक्शन। अगर ये टेबल 40 किलो की है तो 400 न्यूटन नीचे लगा रही है बट सोचो नीचे नहीं जा रही, इसका मतलब इस 400 को किसी ने बोलो क्या कर दिया, बैलेंस। तो न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग कहते हैं 400 ये नीचे लगाती है, 400 इसके ऊपर लगता है, तो 400 ऊपर नीचे क्या हो गया, बैलेंस। और ये महसूस आप हमेशा करते हैं कैसे, मैंने आपको बताया भी था, मैं 70 केजी मान लो 60 केजी हूं, तो मैंने नीचे 600 लगाया, अभी 600 की वजह से मेरा मोशन तो हुआ नहीं, तो इस 600 को किसने भैया, ऊपर की तरफ मेरे पे 600 का ही रिएक्शन लगता है, जितना मैं नीचे लगाता हूं उतना मेरे को रिएक्शन मिलता है। अब वो 600 मुझ पे लगता है हमेशा, इसी वजह से मेरी मसल्स में थोड़ी देर बाद बोलो क्या आता है, स्ट्रेन आ जाता है, थक जाते हैं ना खड़े खड़े, थक जाते हो खड़े खड़े, क्यों थक जाते हैं बोलो खड़े खड़े, क्योंकि जब मैं 600 लगा रहा हूं तो मुझ पे ग्राउंड भी क्या लगा रहा है बोलो ऊपर की तरफ 600, और वो 600 को बैलेंस करती है मेरी मसल्स, बेसिकली एक तरीके से मसल्स में उस 600 न्यूटन के फोर्स की वजह से बोलो क्या आता है, स्ट्रेन आता है। ये भी रिएक्शन फोर्स होता है, ये भी क्या होता है बोलो, रिएक्शन। जैसे कि मान लीजिए 660 केजी के आदमी को ऊपर की तरफ कितने का रिएक्शन मिलेगा बोलो, 600 का। लेकिन कोई अगर आदमी ही 50 किलो का है तो वो नीचे कितना फोर्स लगाता है, वो लगाता है 500 न्यूटन, उसका नेट फोर्स नीचे लगता है mg, यानी बोलो 50 इंटू में 10, यानी बोलो कितना 500। तो अगर 500 का एक्शन है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, अगर 500 का एक्शन है तो रिएक्शन 600 का नहीं मिल सकता, जैसे उसमें 600 का मिल गया ना, तो 500 वाला जमीन में जा रहा है ना 600 वाला जा रहा है, इसका मतलब 600 लगाया तो 600 बैलेंस मिल गया, और 500 लगाया तो 500 भी क्या होगा, बैलेंस हो गया होगा। तो 500 लगा दे तो उसको रिएक्शन भी 500 का ही मिलता है, इसलिए इसका नाम रिएक्शन फोर्स होता है, जितना एक्शन उतना रिएक्शन। समझ में आई वाली बात। तो ग्राउंड पे कोई भी चीज नीचे की तरफ कितना फोर्स लगाती है, खत्म करते हैं इस चीज को, ग्राउंड पे कोई भी चीज नीचे की तरफ कितना फोर्स लगाती है, mg। लेकिन मोशन कभी नहीं होता किसी भी ग्राउंड पे रखी हुई चीज का, देख लो इस रूम में इतनी सारी चीजें रखी हुई है, सेंटर में रखी हुई है, बट किसी का मोशन नहीं है, क्योंकि जितना mg नीचे लगा उतना ही बोलो क्या मिल गया उसको, रिएक्शन। और ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बराबर कर चुके। क्लियर। अब कहते हैं कि फ्रिक्शन भी एक तरह का रिएक्शनरी फोर्स है, मतलब कि एक्शन पे रिएक्शन मिलता है। कैसे मैं समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान समझना। मान लो कि मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, आप थोड़ा दिमाग लगाना, इसके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया गया बट ये मूव नहीं हुई, 10 क्या, चलो ऐसा करते हैं 5 न्यूटन का फोर्स लगाया बट इट विल नॉट मूव। अब सोचिए, बैट मान लेते हैं, हमारे घर में रखा हुआ बैट है या बड़ी सी एक टेबल है, संदूक है कोई, इसके ऊपर हमने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया बट इट विल नॉट मूव। अगर कोई चीज पे फोर्स लग रहा है बट मोशन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब उस फोर्स को किसी ने बोलो क्या कर दिया, पक्का बैलेंस। क्योंकि दिमाग लगाओ ना आप यार, एक चीज, फोर्स है तो मोशन होना चाहिए था, बट अगर नहीं हो रहा तो इसका मतलब उस फोर्स को कोई ना कोई बोलो क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। तो अगर 5 न्यूटन आगे लगा बट मोशन नहीं हुआ, इसका मतलब 5 कहीं ना कहीं पीछे भी लग गया होगा। ऐसा ही होता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कब एक्ट करता है, जैसे ही तुमने 5 न्यूटन लगाया, पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करना स्टार्ट कर देता है। फ्रिक्शन भी पीछे बोलो कितना हुआ था, बोलो 5, और इस वजह से मोशन नहीं होता। अभी सुनना पूरी बात। पहले एक आदमी 5 न्यूटन लगा रहा था, जैसे मान लीजिए मैं बैट को खींचने की कोशिश कर रहा था, मैंने 5 न्यूटन लगाया बट बैट नहीं खिसका। नहीं खिसका, क्यों नहीं खिसका बोलो, क्योंकि उस पर पीछे की तरफ भी कितना लग गया, बोलो 5 न्यूटन। ढंग से समझना इस चीज को। फिर क्या हुआ, फिर मैंने कहा भैया एक और आ जाओ, उसने आदमी ने आया, साथ में आया एक और बंदा, उसने 10 मेरे साथ मिलकर 5 न्यूटन और लगाया, तो टोटल कितने न्यूटन फोर्स हो गया, 10। बट 10 इंपॉर्टेंट चीज है, 10 लगाने पर भी मोशन नहीं हुआ। अब बच्चा सोचता है यार 5 आपने लगाया बट मोशन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 5 का पीछे फ्रिक्शन कर गया। तो सर जब मैं 10 लगाऊंगा तो पीछे फ्रिक्शन 5 है, तो अब तो मोशन होना चाहिए। बट यही फ्रिक्शन अपनी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है,
आपने 10 करा बट फिर भी मोशन नहीं हुआ, इसका क्या मतलब है कि 10 भी क्या हो गया है, बैलेंस। इसका मतलब आपने 10 करा और मोशन नहीं हुआ, इसका मतलब पीछे भी कितना लगने लग गया, 10 लगने लग गया। कह रहे सर ये कैसे? यार देखो, मैं इसमें ऐसा नहीं कि मैं बस आपको बता रहा हूं, आप इसको प्रैक्टिकली फील करो। आपके पास कोई बहुत भारी चीज है, बहुत भारी आपके पास बैट है, मान लीजिए 5 न्यूटन आपने फोर्स लगाया, मोशन नहीं हुआ, क्या इशारा है इसका कि वो 5 बैलेंस हो गया। एक आदमी और आया, उसने 5 और लगा दिया आपके साथ में, 10 न्यूटन हो गया, बट फिर भी मोशन नहीं हो रहा। इसका मतलब पीछे की तरफ कितना काम करने लग गया, 10 काम करने लग गया। समझना, आपने 15 करा, मोशन नहीं हुआ, क्या मतलब है 15 हुआ, तो इसका मतलब पीछे 10 नहीं रह सकता सर। अगर 15 लगाया और फिर भी मोशन नहीं हो रहा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि सर आगे 15 और पीछे 10 हो फिर मोशन ना हो रहा, फिर तो मोशन होता 5 न्यूटन से। 15 लगाया और फिर भी नहीं हिल रहा, हो सकता है ना 3 आदमी आगे बट फिर भी नहीं हिल रहा, क्या पता 5 आदमी पे खिसकने वाला हो सकता है। तो 3 आदमी आगे, 15 न्यूटन फोर्स लग गया, लेकिन फिर भी मोशन नहीं हो रहा, इसका मतलब पीछे फ्रिक्शन भी कितना हो चुका है। हाँ सुनिए तो भाई, यहां से एक बड़ा इंपॉर्टेंट करेक्टर, पूरी बात होगा फिर तुम्हें अपने डाउट क्लियर हो जाएगा। यहां से फ्रिक्शन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक पता लगा कि फ्रिक्शन इज ऑफ सेल्फ एडजस्टिंग नेचर। सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने बोली है, फ्रिक्शन इज ऑफ सेल्फ एडजस्टिंग नेचर। फ्रिक्शन हमेशा अपना सेल्फ एडजस्टिंग नेचर दिखाता है, जितना आप फोर्स लगाते हैं उतना ही पीछे वो फोर्स लगा देता है। समझना मेरी बात को, आपने 5 लगाया, नहीं किसका, नहीं किसका भैया बैठ, इसका मतलब पीछे भी 5 लग गया। आपने 10 लगाया फिर भी नहीं खिसक रहा भाई, 15 लगाया फिर भी नहीं खिसक रहा, इसका क्या मतलब है पीछे भी 15 हो गया होगा। ये अपने आप को सेल्फ एडजस्ट करता है, क्या करता है बोलो, सेल्फ। यहां तक सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओके सो गाइस, पॉइंट्स बना लेते हैं, पहला पॉइंट है, तो दूसरा पॉइंट आपको समझाना चाह रहा हूं, सुनते चलिएगा बच्चों इधर। अब अब क्या हुआ, आपने 20 करा, आपने 20 करा, मोशन इस बार भी नहीं हुआ, क्या मतलब है, पीछे ही 20 हो गया। आपने 25 करा, मोशन इस बार भी नहीं हुआ, बोलो। अब लेकिन अब एक पॉइंट आ चुका है, अब 5 आदमी हो चुके हैं, अब जैसे ही छठा आदमी आता है और अपना 25 से 25.01 भी करता है ना फोर्स, मतलब 25 से थोड़ा सा भी फालतू होता है ना, अब बॉडी मूव कर जाती है। अब बॉडी क्या कर जाती है बोलो, ऐसा हो सकता है ना 5 आदमी ने, छठा आदमी आया तो जैसे ही जोर लगा अब खिसना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब ये है कि फ्रिक्शन अपने आप को सेल्फ एडजस्ट करता रहता है, बट उसकी सेल्फ एडजस्टमेंट की एक लिमिट होती है। सेल्फ एडजस्टमेंट की एक उस लिमिट पे पहुंच जाने के बाद वो फर्दर इंक्रीज नहीं करता, और अगर आपने उससे ज्यादा फोर्स लगा दिया तो फ्रिक्शन आपका कम रह जाएगा और आगे वाला फोर्स ज्यादा हो जाएगा, तो बॉडी क्या करेगी बोलो, मूव करेगी। आपने जैसे ही यहां पर बोलो कितना फोर्स करा, 26 न्यूटन कर दिया, कितना कर दिया बोलो, 26 न्यूटन, तो ये आपका बोलो 25 ही रह गया, ये बोलो कितना रह गया बोलो, 25 ही रह गया, और 26 आगे 25 पीछे, तो बोलो क्या होगा, नेट फोर्स आगे की तरफ लगेगा बोलो 1 न्यूटन का, और बॉडी 1 न्यूटन से आगे मूव करेगी। नहीं अब देखो, मैक्सिमम जो होता है ना वो नाम भूल गया मैं, वंश, वंश ना, वंश, मैक्सिमम जो होता है वो डिपेंड करता है सरफेस पे। ये मैं अभी आऊंगा कि अगर मान लो किसी लुब्रिकेंट सरफेस पे है तो वहां पर हो सकता है कि 25 से पहले चलना शुरू हो जाए। रोड पे रखा हुआ है बहुत खुरदरे सरफेस पे, तो उसका सेल्फ एडजस्टमेंट थोड़ा आगे तक जाएगा, थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाने के बाद मूव करेगा। लेकिन समझेंगे सेल्फ एडजस्टमेंट भी है क्या, तो स्टार्ट हुआ है बस। मैंने आपसे एक बात बोली, आप किसी बहुत भारी चीज को जब खिसकाएंगे तो क्या जरूरी है कि जितना फोर्स आपने लगाया वो खिसक जाएगी? नहीं खिसकेगी। अभी देखिए 0 न्यूटन आगे है। अच्छा एक और बात, थोड़ी देर मैंने आते ही पूछा था बच्चों, बॉडी रेस्ट पे है क्या, इसके ऊपर फ्रिक्शन लग रहा है? नहीं, नहीं लग रहा बच्चों, क्योंकि अगर बॉडी रेस्ट पे है और आप ये कह दें कि सर मैं कोई फोर्स ही नहीं लगा रहा, मैं आगे कोई फोर्स ही नहीं लगा रहा, लेकिन पीछे फ्रिक्शन काम कर रहा है 2 न्यूटन का, तो फिर चल जाएगा इसकी वजह से? क्या कभी बॉडी अपने आप चल सकती है? नहीं। तो आपको समझना पड़ेगा कि जब बॉडी रेस्ट पे होती है तो उसके ऊपर आगे पीछे कोई भी फोर्स नहीं है। हाँ एक फोर्स जरूर है रेस्ट पे, तो कौन सा बोलो, नीचे mg, और उसका रिएक्शन बोलो ऊपर की तरफ r, और दोनों बराबर है, ये रखी हुई है, तो नीचे ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, इसका वजन है, फोर्स है नीचे, और उसको बैलेंस कर दिया बोलो किसने, r से, बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स एक्ट। लेकिन आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें बच्चों, मैं इसके ऊपर 5 न्यूटन लगा रहा हूं बट ये नहीं खिसक रहा, 5 लगा रहा हूं नहीं खिसक रहा, क्या मतलब है, पीछे भी 5 लग गया। मैंने 5 लगाया बट नहीं खिसकने का क्या मतलब है, कि उस 5 को किसी ने तो बैलेंस कर दिया ना, और पक्का मैं इधर लगा रहा हूं तो उस डायरेक्शन में बैलेंस करा होगा अपोजिट में, तो 5 उधर लग गया। मैंने थोड़ा और ताकत बढ़ाई, 10 कर दिया नहीं खिसक रहा, 15 कर दिया नहीं खिसक रहा, 20 कर दिया नहीं खिसक रहा, 25 करा नहीं खिसक रहा, 26 करते खिसक गया। इसका मतलब वो सेल्फ एडजस्टमेंट हुई, लेकिन कहां तक हुई बोलो, 25 तक हुई। कहां तक हुई बोलो, नहीं समझ में आ रहा? तो मैं आपको एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं, ढंग से सुनिए आप लोग। सेकंड जो पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है सेकंड पॉइंट, मैं यहां पर दिखाता हूं आप लोगों को, दैट फ्रिक्शन इज ऑफ, फ्रिक्शन इज ऑफ सेल्फ एडजस्टमेंट नेचर, सेल्फ एडजस्टिंग नेचर।
ये किस नेचर का होता है बोलो? सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का होता है। समझ नहीं आया? पहली बात, ये रिएक्शनरी फोर्स है। रिएक्शनरी फोर्स का मतलब बताओ? जब एक्शन होगा तभी लगेगा, उससे पहले नहीं लगता। सर आपने फोर्स लगाओगे तो ही फ्रिक्शन लगेगा उसको रोकने के लिए, बट उससे पहले एक्ट नहीं करता। मतलब एक्शन का रिएक्शन मिलता है, फोर्स लगेगा तो फ्रिक्शन मिलेगा, अदरवाइज फ्रिक्शन नहीं होता। दूसरी चीज, जितना आप एक्शन लगा रहे हो उतना ही आपको रिएक्शन मिलता है। आपने 5 लगाया, मूव नहीं कर रहा, तो 5 लग गया पीछे। आपने थोड़ा बढ़ा दिया फोर्स, फिर भी मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब जो आपने बढ़ाया उसने भी पीछे बढ़ा दिया, तभी तो मूव नहीं कर रहा होगा। आपने 15 करा बट फिर भी मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब उसने भी पीछे बोला कितना कर दिया? 15 ही कर दिया होगा। ये आपके दिमाग में लॉजिक जा रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आप 5 लगाते मूव नहीं करता, ये गारंटी, इसका मतलब पीछे भी 5 लग गया होगा। लॉजिकली सोचो ना, आपने 5 लगाया बट मूव क्यों नहीं कर पा रहा होगा? क्योंकि पीछे भी कितना लग गया होगा? 5। आपने सोचा मैं 10 कर दूं, अब थोड़ा फोर्स बढ़ा दिया आपने, बट फिर भी मूव नहीं करा, इसका मतलब उसने भी कितना कर दिया? जो इशारा है, अगर बॉडी नहीं चल रही इसका मतलब फोर्सेस बैलेंस है। 15 कर दिया फिर भी नहीं चल रही, 15 कर दिया होगा उसने भी। आपने 20 करा फिर भी नहीं चल रही, इसका मतलब फ्रिक्शन भी 20 से हो गया होगा। आपने 25 करा फिर भी नहीं चल रही, इसका मतलब फ्रिक्शन भी 25 हो गया होगा। लेकिन आपने जैसे ही 26 करा बॉडी चल गई, इसका मतलब फ्रिक्शन अपने आप को मैक्सिमम कितना कर पाया? बोलो 25 ही कर पाया। ये लास्ट लिमिट होती है फ्रिक्शन की, बिल्कुल लास्ट लिमिट होती है। इससे ज्यादा अपने को सेल्फ एडजस्ट नहीं कर सकता। ऐसे फिर कोई बॉडी कभी चलेगी ही नहीं, जितना मर्जी फोर्स लगा लो कभी कोई बॉडी चलेगी ही नहीं। बोला है कि नहीं? लेकिन एक सर्टेन फोर्स तक आपको पता है बॉडी नहीं चलती है, आप जानते हैं, है ना? एक बच्चा इस टेबल को नहीं खींच पाएगा, क्योंकि वो शायद उसकी सेल्फ एडजस्टमेंट नेचर वाली जो वैल्यू है ना, जो उसकी लास्ट लिमिट है सेल्फ एडजस्टमेंट की, उस तक फोर्स लगा ही नहीं पाता। क्लियर है कि नहीं? तो एक छोटा बच्चा इसको नहीं हिला पाएगा। मानते हो कि नहीं मानते? अच्छा एक बात और मुझे बताना, इस टेबल का सेल्फ एडजस्टमेंट जो फ्रिक्शन होगा वो ज्यादा होगा या इस चेयर का ज्यादा होगा? टेबल का। चेयर का ज्यादा कैसे हो सकता है? टेबल का ज्यादा होगा। ये तो भैया बच्चा 3 न्यूटन का 4 न्यूटन का फोर्स लगाया खिसक जाएगी, क्योंकि इसकी सेल्फ एडजस्टमेंट बड़ी कम है। जिन चीजों का अभी बाद में बताऊंगा, जिन चीजों का वजन ज्यादा होता है उनका सेल्फ एडजस्टमेंट भी बहुत ज्यादा तक जाता है। इसको खिसकाएंगे तो 25 न्यूटन तक खिसक गया, लेकिन अगर यही हम बैट को खिसकाने जाएंगे तो हो सकता है कि वो अपने आप को कहां तक एडजस्ट करे? 40 न्यूटन तक। कहां तक करे बोलो? सबका सेल्फ एडजस्टमेंट जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, जो लास्ट वाली लिमिट है उसकी, वो सबकी अलग अलग हो सकती है। कितने के बाद वो चलना स्टार्ट होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये नहीं आया समझ में ना? पहली बात आपको क्लियर होगी वाली चीज, ठीक है? अब मैं कुछ और बातें लिखूंगा, ध्यान सुनना। थर्ड थिंग, पढ़ना एक बार पढ़ना। हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों। फ्रिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ये थियोरेटिकल चल रहा है अभी, आप लोगों को बता दूं, बाद में न्यूमेरिकल पार्ट भी आएगा इसका। और हाँ बताओ, वाटर पे नहीं लगेगा ये बेसिकली। तो हम यहाँ पर जितनी भी बातें करते हैं सॉलिड सर्फेसिस को लेके करते हैं। फ्लूइड्स के केसेस में वो जो उनकी रिजिडिटी है ना वो है ही नहीं। और यहाँ हम जो भी केस डिस्कस कर रहे हैं फॉर द रिजिड बॉडीज डिस्कस कर रहे हैं, जिनके पार्टिकल्स अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते ड्यूरिंग द मोशन।
बट हमारे जो लिक्विड्स होते हैं ना, ड्यूरिंग द मोशन अपनी पोजीशन क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं. सो दिस कंसेप्ट इज ओनली फॉर द रिजिड बॉडीज. फ्रिक्शन इज ओनली फॉर द रिजिड बॉडीज. वहां पर हम डिस्कस करेंगे विस्कोसिटी. फ्लूइड्स की विस्कोसिटी होती है, फ्रिक्शन नहीं होता. काम वही करती है वो भी. फ्लूइड्स भी रोकते हैं मोशन को, बट वो विस्कोसिटी होता है. ये अलग चीज होती है बच्चों. जो विस्कोसिटी पढ़ेंगे जब हम फ्लूइड चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट बुक के अंदर. बच्चों क्लास इधर भाई प्लीज. मैंने यहाँ पर कुछ बोला बोला यहाँ पर, व्हेन सम बॉडी ट्राइज टू मूव ऑन द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी. क्या बोला गया, जैसे कि एक बॉडी है रही, और ये अरे जिस बॉडी पे चल रहा है, जो ग्राउंड है, ये भी तो एक बॉडी है ना. अर्थ भी तो पूरी एक बॉडी है ना. सो व्हेन सम बॉडी ट्राइज टू मूव ऑन द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, एन अपोजिंग फोर्स. अपोजिंग मतलब जो उसको रोकता है. आप इधर लगा रहे हैं बट वो इधर काम कर रहा है, तो मैं तो अपोजिंग फोर्स बोलूंगा उसको ना. एन अपोजिंग फोर्स इज स्टार्ट्स एक्टिंग इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द इंटेंशन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी. बॉडी की जिस तरफ इंटेंशन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों. तो इस लाइन का क्या मकसद है आपको अगले में समझ में आएगा. मैंने बोला जिस डायरेक्शन में बॉडी की बोलो क्या है, इंटेंशन है मूव करने की, उसके विपरीत दिशा में बोलो क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा. इस फोर्स को, इस अपोजिंग फोर्स को बोलो हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं. क्या बोलते हैं बोलो, फ्रिक्शन. और ये फ्रिक्शन बोलो जरा कैसा फोर्स होता है. पहली बात रिएक्शनरी फोर्स होता है, ध्यान रखना. एक्शन है तो रिएक्शन लग रहा है, अदरवाइज ये नहीं लगता बच्चों. नॉर्मली एक्ट नहीं करता. आप फोर्स लगाएंगे तो रोकने के लिए लगेगा. सेकंड थिंग, अपने आप को सेल्फ एडजस्ट करता है. एक सर्टेन लिमिट तक सेल्फ एडजस्ट करता है. ऐसा नहीं कि हमेशा करता रहेगा. हमेशा करता रहेगा तो कोई बॉडी चलेगी नहीं. एक लिमिट तक अपने आप को सेल्फ एडजस्ट करता है. इसीलिए आप ये पाते हैं कि जब आप किसी किसी बॉडी को खींचते हैं ना, तो एक सर्टेन फोर्स तक वो नहीं खींच पाता है, उसके बाद खींचना स्टार्ट होता है. क्योंकि वो तब तक अपने आप को, वो फ्रिक्शन जो है तब तक उसको बोलो क्या करता है, सेल्फ एडजस्ट करता है. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ. अंकित नहीं आ रहा समझ में? श्योर सबको क्लियर हो रहा है भाई? किसी को डाउट चल रहा है तो मुझे अभी बोलो बच्चों, बाद में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मैं फॉर्म में समझाऊंगा. क्लियर है यहाँ तक? चलिए, सो ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया सब बच्चों को. थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं. फोर्थ पॉइंट पे आइए बच्चों. द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंटेंशन ऑफ मोशन. जिस डायरेक्शन में बॉडी का इंटेंट है मूव करने का, उसके अपोजिट काम करेगी बोलो क्या, फ्रिक्शन. देखते हैं बात कितनों को समझ में आई. आप लोगों को मैं एक डायग्राम दूंगा, आप लोगों को बताना फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है. ठीक है, आप लोगों को सोचना है और बताना है, जरा ध्यान देना है. चलो बोलो. ये बॉडी है, इससे फोर्स लगा आगे की तरफ, बोलो फ्रिक्शन कहां काम करेगा, कहां, लेफ्ट में. फ्रिक्शन हमेशा ग्राउंड के कांटेक्ट में काम करता है, तो फ्रिक्शन काम करेगा ऐसे. बिल्कुल ठीक है बच्चों, आप सही कह रहे हैं. अभी सुनते चलिए. बोलो. हाँ, अब राइट में. चलो ये तो होगी. अब बच्चों वाली बातें थोड़ा बढ़िया करते हैं. ये तो आसान है ना, क्योंकि बॉडी की इंटेंशन इस तरफ का तो फ्रिक्शन इस तरफ को है. बॉडी का इंटेंशन उस तरफ का तो फ्रिक्शन इस तरफ को है. अपोजिट काम करेगा हमेशा. चलिए अब बताइए. सोच लो आप. अब मैं इस पे ऐसे लगा रहा हूँ, ऐसे लगा रहा हूँ, ठीक है. मोशन क्यों नहीं होगा, हो सकता है. हम ज्यादातर चीजों को ऐसे ही खिसकाते हैं. एक्स पे चलो मैं एक काम करता हूं.
चलिए गाइस, कितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे? मैं वन बाय वन करके पूछता हूँ। ऑप्शन नंबर ए आदर्श, ऑप्शन नंबर ए हर्षित, ए के साथ बस एक दो बच्चे। जितिन ए, ठीक है, चलो 3 बच्चे। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन के साथ कितने बच्चे जाएंगे? ऑप्शन मिल गई है। सी ऑप्शन के साथ कितने बच्चे जाएंगे? क्या बात है, डी ऑप्शन के साथ सब एक ही जैसी बात बोलते हैं। चलिए, सो आपकी मेजोरिटी क्लास को ऐसा लगता है कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, लेकिन देखिए आप तो फोर्स इधर है, फ्रिक्शन इधर है, ये कैसे? जो देखो इसके दो कंपोनेंट है, तो ऐसे लगने वाला और एक ऐसे, तो ऐसे लगने वाला तो वो बैलेंस हो गया। चलो ये मान लेते हैं, अगर हम कंपोनेंट बनाएंगे तो बहुत बढ़िया है, आपको पता है। लेकिन अगर बिना कंपोनेंट के मैं सोचूं तो एक बहुत सिंपल सी चीज है, अगर मैं फोर्स ऐसे लगा रहा हूं तो आप मुझे बस ये बताओ बॉडी की इंटेंशन किस तरफ को बनेगी, ये बताओ। बॉडी के मूव करने की इंटेंशन कहां होगी? आप भले ही फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, बट द इंटेंशन ऑफ द मोशन इज इन दिस डायरेक्शन ना गाइस, नहीं है ये बात समझ में? दिस इज द इंटेंशन ऑफ मोशन यार, समझो मेरी बात को। अगर आप फोर्स ऐसे भी लगा रहे हो तो बॉडी का इंटेंशन तो ऐसे ही चलेगा ना। बॉडी किस तरह मूव करेगी? क्या ऐसे घुस जाएगी जमीन में? सरफेस है तो वो चलेगी ऐसे ही, तो मतलब बॉडी का इंटेंशन इस तरफ को है। और ध्यान रखिएगा, फ्रिक्शन कभी भी फोर्स के अपोजिट नहीं लगता बच्चे, एक बड़ी मिसकंसेप्शन है। आपको असर्शन रीजन में फंसाएगा एग्जामिनर, वो क्या कहेगा? फ्रिक्शन इज एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू द फोर्स। आप कहेंगे तो बढ़िया है, सही तो बोल रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स के अपोजिट लगता है, ये तो पढ़ते आ रहे हैं। गलत है, ये स्टेटमेंट ही गलत है। फ्रिक्शन इज नॉट एक्चुअली अगेंस्ट द फोर्स, फ्रिक्शन इज ऑलवेज एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू द इंटेंशन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। बॉडी जिस डायरेक्शन में इंटेंट दिखा रही है चलने का, हमेशा उसके अपोजिट काम करता है फ्रिक्शन। तो बॉडी का इंटेंशन किस तरफ होगा बोलो? उस तरफ। तो फ्रिक्शन किस तरफ काम करेगा बताओ जरा? नहीं आया ना बात समझ में? तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट जाता है बच्चों? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जाता है। क्लियर हुआ? अब जतिन बताएगा मुझे इसका आंसर। जतिन इसका बोलो जल्दी से। चल ये बता, बोल जतिन जल्दी। राइट साइड लगेगा बिकॉज इंटेंशन इसका इस तरह बनेगा और फ्रिक्शन इसके ऊपर। तो एक बात ध्यान रखिएगा, देखो फ्रिक्शन और फोर्स बिल्कुल भी एक दूसरे के अपोजिट होने जरूरी नहीं है। हाँ बोलो। नहीं, नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि हमें उससे आइडिया नहीं लगेगा किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, क्योंकि ऐसे है तो भी ऐसे एक्ट करता है और ऐसे है तो भी एक्ट करता है ऐसे। तब सोच सकते हैं, तब सोच सकते हैं। चलो बोलो, बोलो भाई, अब बोलो, बोलो। बिल्कुल ठीक है, लेफ्ट साइड ही लगेगा। अब ये जैसे आप ट्रॉली लेके चल रहे हैं कोई ऐसे करके, तो वो चल तो उस तरफ ही रही है ना, उसका इंटेंशन इस तरफ को है, तो फ्रिक्शन उसके अपोजिट काम करेगा। सो मुझे लगता है ये वाला पॉइंट भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, जो मैंने आपको चौथा पॉइंट बताया। द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन इज ऑलवेज एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू द इंटेंशन ऑफ मोशन। एम आई राइट? तो मुझे लगता है कि ये वाली बात भी आपको सबको समझ में आ गई होगी अच्छे से। किसी को डाउट लग रहा है? चलो, तो ये चारों पॉइंट्स हमारे क्लियर होते हैं। मैं अगली बात पे आता हूँ। दैट इज बेसिकली द टाइप ऑफ फ्रिक्शन। सुनते चले, बहुत सारी बातें करनी है बच्चों। यहां तक बात सारी समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब फ्रिक्शन की जो है ना हमारे पास, क्या हो गया? छिपकली चुपकली आ गई क्या? कल एक छिपकली घूम रही थी यहां पर। अच्छा बच्चों, एक चीज और है, देखो सेंटर में ना, पूरे सेंटर में ना वॉलपेपर का काम हो रहा है, ठीक है? तो आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ना वॉलपेपर्स पे कुछ भी ना लिखें, ठीक है? क्योंकि बच्चे बहुत कुछ ड्राइंग बनाने की कोशिश करते हैं इन चीज़ों के ऊपर, ठीक है? तो ये हमने बड़ा बाद में सोच के कि यार करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बड़े बच्चे नहीं करेंगे ऐसा, तो हम इस चक्कर में करवा रहे हैं। तो थोड़ा सा बस इस चीज़ से आपको ध्यान रखना है कि ये काम करना नहीं है। फिर भी आप करोगे तो ये कैमरे पे पकड़े जाओगे, क्योंकि जहाँ भी ड्रॉ होगा ना वहाँ हमें दिख जाना है। कैमरा चेंज होएगा, वहाँ लगेगा कैमरा। और ये कैमरों की क्लैरिटी बहुत ज़्यादा है, इनमें बहुत क्लियर दिखता है कौन क्या कर रहा है। तो आवाज़ भी जाती है, तो इनको ना हम वहाँ लगा देंगे। पहली बात तो तुम वैसे हरकत नहीं करोगे, ठीक है? फिर भी अगर हरकत करोगे तो पकड़े जाओगे, तो फिर बड़ा स्ट्रिक्ट फाइन होगा उसके ऊपर। जितने का एक रोल होगा और लगाने की कॉस्ट होगी ना, वो पूरी इस बच्चे से ली जाएगी,
ठीक है, फिर हम कोई दिक्कत नहीं है, फिर कर देना, ठीक है, फिर कर देना। इसको लगे ना कि मेरा मन है ड्राइंग बनाने का, वो ड्राइंग बना देना अच्छी सी, और फिर जितना फाइन है ना वो फाइन दे जाना, ठीक है। चलो क्लास बोर्ड पे देखिए, ऐसा है, मैंने फ्रिक्शन की 3 टाइप लिखी है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट टॉपिक है हमारा आपका, भी हमारे पास बचे 15 मिनट है, सोचने में यही हो पाएगा। सो गाइस 3 टाइप का फ्रिक्शन है, स्टैटिक, लिमिटिंग, काइनेटिक। तो मेरी पूरी बात सुनना। आप मुझे एक बात बताओ, मैंने यहां पर कुछ लिखूंगा, समझना है। इधर हिमांशी, द फ्रिक्शन which is acting when the body is at rest, when the body is at, ये वो फ्रिक्शन है जो तब एक्ट कर रहा होता है बॉडी पे जब फ्रिक्शन, जब बॉडी बोलो क्या होती है, रेस्ट पे। जैसे कि मुझे एक बात बताओ, ध्यान सुनना बच्चों, वंश ध्यान से देखो, ये जो 5 न्यूटन लग रहा है, ये जो 10 न्यूटन लग रहा है, ये जो 15 न्यूटन लग रहा है, तब तक क्या बॉडी चली है? कब तक नहीं चली? 25 तक नहीं चली है। समझना मेरी बात को, समझना, कब तक नहीं चली है? 25 तक नहीं चली है। तो जब तक बॉडी नहीं चली है, सारी वैल्यूज बोलो किसकी हैं? बोलो स्टैटिक फ्रिक्शन की। कुछ यहां पर देखो, मैंने क्या बोला, वो फ्रिक्शन जो तब तक एक्ट करते हैं, तब तक बॉडी बोलो किस पे हो? बोलो रेस्ट पे हो, उस फ्रिक्शन को बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक शब्द उठाया गया स्टेशनरी से, स्टेशनरी का मतलब आपको पता है रेस्ट होता है। क्या होता है? बोलो रेस्ट। तो जब तक बॉडी रेस्ट पे है, तो जो फ्रिक्शन काम कर रहा है उसको बोलो हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये जो मेरा यहां तक का फ्रिक्शन है ना, ये सारा बोलो कौन सा फ्रिक्शन है? बोलो स्टैटिक है। कौन सा फ्रिक्शन है? बोलो स्टैटिक फ्रिक्शन है। समझने की कोशिश करना बच्चों। लेकिन आप लोगों को पता है कि इस स्टैटिक फ्रिक्शन की एक लास्ट लिमिट आएगी, वो बढ़ते 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 सेल्फ एडजस्टमेंट करते करते एक लास्ट लिमिट आएगी, उसके बाद सेल्फ ये स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ेगा नहीं। आप जानते हैं 25 के बाद ये बढ़ा नहीं, मानते हो कि नहीं मानते? तो स्टैटिक फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम लिमिट होती है, जहां तक वो अपने आप को सेल्फ एडजस्ट करता है, उसको बोलते हैं उसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? बोलो, मेरी बात को समझ के चलना। लिमिटिंग फ्रिक्शन कुछ और नहीं है, ये भी स्टैटिक फ्रिक्शन ही है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, यानी 25 तक वो रोक सकता है बस, तो जो मैक्सिमम वैल्यू होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की, उसी को बोलो क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। एंड दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज अ लिमिटिंग, क्योंकि लास्ट लिमिट है। नहीं आई ना बात समझ में? कहीं जा रहा हूं। सो मुझे बताओ जरा, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप मुझे बताएं लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है? 25। वेरी गुड। 25 न्यूटन इज द वैल्यू ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम लिमिट है, मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की, वो बोलो क्या होती है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। अच्छा, स्टैटिक की वैल्यू बताओ क्या है? 5 भी है, 10 भी है। सर स्टैटिक तो बदलता रहता है, सर स्टैटिक तो बदलता रहता है। लिमिटिंग की अपनी एक वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू, जहां पर वो सेल्फ एडजस्ट करते करते रुक जाता है। समझ नहीं आ रहा शायद, तो मैं यहां पर क्या बोलूंगा बच्चों? मैं फ्रिक्शन में बोलूंगा द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। नहीं आई ना बात समझ में? ठीक। अब आपका आंसर काइनेटिक क्या होता है? तो काइनेटिक नाम में चला हुआ है, मोशन से रिलेटेड कुछ। जब बॉडी चल रही होती है उस समय जो मोशन, उस समय जो फ्रिक्शन लगता है। अब मैं कुछ बड़ी जरूरी चीज सिखाने वाला हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिखाने वाला हूं, आपके एग्जाम में आएगा वाला, तो ढंग से सुनना। अभी वाली चीज बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक फ्रिक्शन में इन्होंने ये बोला कि जब बॉडी चल रही होती है उस समय जो फ्रिक्शन लग रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बोलो काइनेटिक फ्रिक्शन। So the friction which is acting, the friction which is acting when body is in motion is called। अब लेकिन आप एक बात बताइए, किसी के बच्चे के मन में कोई डाउट आ रहा होगा कि सर लिमिटिंग और फिर तो काइनेटिक तो एक ही वैल्यू होगी। सोचो, नहीं आ रहा ना? जिसको समझ में आया सिर्फ उसी के दिमाग में क्वेश्चन आएगा। स्टैटिक क्या है? जब तक फ्रिक्शन बॉडी को चलने नहीं दे रहा, वो सारे फ्रिक्शंस बोलो क्या है? स्टैटिक है। और आपको पता है कि एक सर्टेन लिमिट तक स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को सेल्फ एडजस्ट करेगा, उसके बाद सेल्फ एडजस्टमेंट खत्म हो जाएगी। एग्री करते हो कि नहीं करते? तो मुझे बताइए 5 न्यूटन भी बोलो क्या है? स्टैटिक। 10 भी स्टैटिक है, 15 भी स्टैटिक है, 20 भी स्टैटिक है, 25 भी स्टैटिक है। लेकिन इस स्टैटिक वैल्यू को मैं लिमिटिंग भी बोलता हूं। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेड टू बी आल्सो द लिमिटिंग फ्रिक्शन। एम आई राइट? अब मुझे बताओ जब बॉडी चलेगी तब कितना लगेगा? तो बच्चे कहेंगे तब भी तो 25 ही लगेगा, वो खत्म थोड़ा ना हो जाएगा फ्रिक्शन। तो मतलब काइनेटिक भी 25 ही होता होगा शायद। तो लेकिन यहां पर मैं आपको एक बड़ी जरूरी बात बताऊंगा, थोड़ा ढंग से सुनना बच्चों। एक्चुअली में
बॉडी पे जो फ्रिक्शन काम करता है वो ऐसे ही करता है, 5, 10, 15, 20, 25 तक हुआ, कहते हैं मैक्सिमम 25 हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 25 आ गई। लेकिन कहते हैं जैसे ही बॉडी चलना शुरू करती है ना, बड़ी जरूरी चीज बोलने वाला, ध्यान सुनना, जैसे ही बॉडी चलना शुरू करती है उस समय जो फ्रिक्शन काम करता है अपोजिट डायरेक्शन में, काम तो उस समय भी कर रहा होता है, उस समय जो फ्रिक्शन काम कर रहा होता है अपोजिट डायरेक्शन में, उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। और वो जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है ना वो बच्चों इस 25 से थोड़ा कम होता है, इस 25 से थोड़ा बोलो क्या होता है, कम। पहले मैं क्लियर करूंगा, चिंता मत करिए आप ये बात। पहले तुम मुझे ये बताओ, किसी चलती हुई बॉडी पे फ्रिक्शन काम करता है, ये बात आपको पता है? मैं प्रूव कर सकता हूँ, सिंपल सी बात। कैसे? एक फुटबॉल पे आपने किक करा, वो चल रही है, अगर फ्रिक्शन ना हो तो वो रुकेगी नहीं कभी। एक्चुअली चलती हुई बॉल क्यों रुक जाती है? क्योंकि उसके ऊपर कंटिन्यूसली अपोजिट डायरेक्शन में बोलो क्या काम कर रहा है, बोलो फ्रिक्शन। फ्रिक्शन काम कर रहा है, वो थोड़ी देर बाद उसको बोलो क्या कर देगा, रोक देगा। चलती हुई बाइक आप स्पीड देना बंद कर दीजिए, थोड़ी देर बाद बाइक अपने आप रुक जाती है, क्योंकि फ्रिक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है कंटिन्यूसली और उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। तो अगर फ्रिक्शन ना होना चलते हुए तो बॉडी को रुक नहीं सकती, कोई भी बॉडी रुक नहीं सकती। समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो अब ये वाली बात क्या है सर की, स्टैटिक फ्रिक्शन आप किसे कह रहे हो? स्टैटिक इनको कह रहा हूं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक बोलो क्या होती है, लिमिटिंग होती है। लेकिन बच्चों कहते हैं जैसे ही बॉडी चलना शुरू होती है ना, फ्रिक्शन जो लिमिटिंग यानी 25 है ना, इससे थोड़ा सा कम हो जाता है। कहते हैं कि जब बॉडी चलना स्टार्ट करती है ना, तो एक्चुअली में उसका सरफेस के साथ जो कॉन्टैक्ट होता है ना, वो उतना ज्यादा नहीं रह पाता। समझने की कोशिश करना, जितना कांटेक्ट पहले था चलने के बाद उतना नहीं रहता। मैं आपको एक सिंपल सा सिनेरियो बताता हूँ। आप किसी चीज को खिसका रहे थे ना, जब तक वो नहीं खिसकी थी तब तक बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही थी, लेकिन जैसे ही वो खिसकना स्टार्ट हो जाती है ना, फिर आपका एक फ्लो बन जाता है उसको खींचने का, क्योंकि थोड़ा सा फ्रिक्शन चलते हुए बोलो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वंश ये बात समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? नहीं यार ये बात समझे मैंने क्या बोला, ध्यान समझिएगा। मैंने एक सिंपल सी चीज बोली सरस्वती, कि जब बॉडी चलना स्टार्ट करती है तो उसके ऊपर जो फ्रिक्शन काम कर रहा होता है, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ा सा बोलो क्या होता है, कम होता है। मतलब जब बॉडी रुकी हुई थी उस समय जो मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन की लगी थी, चलते वक्त उससे थोड़ा सा बोलो फ्रिक्शन क्या लगेगा, बोलो कम। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये टेबल यहाँ पर रखी हुई है, आप इसमें मैक्सिमम देखते हैं 25 मिनट तक अपने आप को सेलिब्रेट करती है, लेकिन चलते वक्त उसके ऊपर 25 नहीं लगता बच्चों, 23 लगेगा, 24 लगेगा। कितना लगेगा बोलो, 23 या 24। तो मैं आपको ना एक बार इसका ग्राफ बना के दिखाता हूँ, फिर आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। एक ग्राफ को जरा समझना, और ये ग्राफ एग्जाम में आता है, ये ग्राफ आता है एग्जाम में। यहां पर हम लोग बनाएंगे फ्रिक्शन, यहां पर है हमारा अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स मतलब जो हम लगा रहे हैं। चलो हमने 0 फोर्स लगाया, फ्रिक्शन कितना, 0। वेरी गुड गाइस, समझ रहे हो आप लोग, 0 लगाया, फ्रिक्शन 0। आपने 5 न्यूटन करा, फ्रिक्शन कितना, 5। तो 5 पे 5 हो गया, क्यों भाई? क्योंकि आप 5 करते थे 5 हो जाता, सेल्फ रेस करता है ना अपने आपको। आपने 10 करा, 10 हो गया, 10 पे 10 हो गया, बराबर चल रहा है। अरे नहीं आ रहा समझ। अच्छा अब तक कौन सा फ्रिक्शन चल रहा है बोलो, स्टैटिक। कौन सा चल रहा है बोलो? आपने 15 करा, 15 हो गया। आपने 20 करा, 20 हो गया। आपने 25 करा, 25 हो गया। मतलब कि फ्रिक्शन कुछ ऐसे बढ़ा। इसका बढ़ने का मतलब क्या है पता है तुम्हें? जितना तुम अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहे हो उतना ही आपका फ्रिक्शन भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो फ्रिक्शन इस समय काम कर रहे हैं, कौन सा फ्रिक्शन है बोलो, स्टैटिक फ्रिक्शन है। और अब इसके बाद ये बढ़ा नहीं, इस वाली वैल्यू को बोलो क्या बुलाते हैं, बोलो इस फ्रिक्शन को, जो ये मैक्सिमम फ्रिक्शन हुआ है, बोलो इसको बोलो क्या बुलाते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बुलाते हैं बोलो? स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को बोलो क्या बुलाते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और कहते हैं जैसी बॉडी चलना स्टार्ट होती है ना, उसके ऊपर फ्रिक्शन थोड़ा सा कम होता है एंड देन फिर कांस्टेंट रहता है। एंड देन फिर बोलो क्या रहता है, मतलब इस बात को शायद देखते हैं कितने बच्चे समझ पाएंगे वो कहना क्या चाह रहा है। और ये जो कंटिन्यूसली सारा फोर्स, सारा फ्रिक्शन लग रहा है, बोलो ये कौन सा फ्रिक्शन है, बोलो दिस इज व्हाट वी कॉल द काइनेटिक फ्रिक्शन। सो गाइस, काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। मींस जो मैक्सिमम फ्रिक्शन किसी बॉडी पे एक्ट करता है वो तब करता है जब बॉडी एट द वर्ज ऑफ मूविंग होती है। एट द वर्ज ऑफ मूविंग मतलब जब वो चलने वाली होती है ना, बिल्कुल उस समय जो फ्रिक्शन काम कर रहा होता है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है। कुछ भी कर लीजिए, फ्रिक्शन काइनेटिक का बेसिकली चलते वक्त हमेशा लिमिटिंग से बोलो क्या रहेगा, कम रहेगा, और कम हो जाएगा एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। क्योंकि कॉन्टैक्ट, आप देखो ज्यादा स्पीड पे क्या होता है, कॉन्टैक्ट और कम हो जाता है ग्राउंड से, कॉन्टैक्ट और कम हो जाता है ग्राउंड से। और जितना कॉन्टैक्ट कम होगा तो फ्रिक्शन बोलो क्या हो जाएगा, उतना ही कम हो जाएगा। हवा वाली चीज पे तो ना फ्रिक्शन लग पाएगा। तो आप ना देखो, इसके पीछे ना कोई मैं अलग से तुम्हें थ्योरी नहीं बता पाऊंगा, तुम्हें बस एक छोटी सी बात समझनी है कि खुद सोचो कि जब बॉडी रुकी हुई है तब वो ज्यादा सरफेस से कॉन्टैक्ट में है, या जब वो चल चुकी है तब वो ज्यादा कॉन्टैक्ट में है? जब रुकी हुई है। जब रुकी हुई है उस वक्त पर अगर ज्यादा कॉन्टैक्ट उसका बना हुआ है ग्राउंड के साथ, तो इसका मतलब फ्रिक्शन भी कैसा एक्ट करेगा बोलो, ज्यादा। इसलिए लिमिटिंग वैल्यू जो होती है वो ज्यादा होती है, और जो काइनेटिक फ्रिक्शन चलते हुए जो फ्रिक्शन लगता है वो लिमिटिंग से थोड़ा सा बोलो क्या लगता है, कम। लेकिन उसके बाद वो कांस्टेंट रहता है, उसके बाद ना बढ़ता है ना। देखो कांस्टेंट हम ये मान के चल रहे हैं कि पूरा सरफेस एक जैसा है, पूरा सरफेस
एक जैसा है। अगर रोड एक जैसी है तो रोड पूरे रास्ते एक जैसी है। अब हमारे यहाँ की रोड पे काइनेटिक एक जैसा नहीं रहेगा, कहीं पर थोड़ी रफ है, कहीं पर स्मूथ है, कहीं पर कुछ गिरा पड़ा है, कहीं पर कुछ गिरा पड़ा है, कहीं पर कीचड़ है, वहां पर फ्रिक्शन कम हो जाएगा। तो ये जो बनाया गया, ये ऐसे मान के बनाया गया कि पूरा सरफेस आगे का बोलो कैसा है, एक जैसा, तो काइनेटिक की वैल्यू भी पूरे रास्ते पे बोलो कैसी रहेगी, एक जैसी। ज्यादा स्पीड होगी इतना कम कांटेक्ट होगा, है ना? कह सकते हैं। तो होता भी है ऐसा कि जब ज्यादा स्पीड होती है तो वो कॉन्टैक्ट जितना कम हो जाएगा ना बॉडी में, फ्रिक्शन उतना ही कम हो जाएगा। वही तो कॉन्सेप्ट। देखो हम ये कांस्टेंट कंसिडर करते हैं कुछ कंडीशंस को मानते हुए, हमेशा नहीं रहता। अरे लेकिन ऐसे ही बनाया जाता है, हर बार इसको बनाएंगे ऐसे ही। आप काइनेटिक का इसी तरीके से बनाएंगे। और क्लास भाई प्लीज, आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा वो सुन लीजिए। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि हमें स्टैटिक, लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन इन तीनों का ग्राफ बना के दिखाइए कैसे वेरी करता है। तो क्या तुम्हें वैसे ही ग्राफ समझ में नहीं आया? अच्छा तो क्या मतलब इसका, जब मैं शुरू में अप्लाइड फोर्स बढ़ाता हूं तो साथ के साथ क्या बढ़ता है, फ्रिक्शन भी बढ़ता है। होता है ऐसा, आप फोर्स बढ़ाते हैं फ्रिक्शन बढ़ता है, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट तक ही बढ़ता है, आपको पता है। उसके बाद फ्रिक्शन बढ़ना क्या होता है, बोलो बंद। उसको बोलो क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। लेकिन जैसे ही बॉडी चलना स्टार्ट कर देती है, अब जो फ्रिक्शन काम करता है उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, और वो थोड़ा सा लिमिटिंग से बोलो क्या होता है, कम होता है। इसलिए थोड़ा सा लिमिटिंग से कम करा और फिर वो आगे ऐसे रहेगा, एक जैसा रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। नहीं आया समझ, पक्का? और चलते वक्त थोड़ा कम क्यों हो गया रुके हुए से, क्लियर हो रहा है कुछ? रुके हुए, जिस समय बॉडी रुकी हुई होती है उस समय उसका कांटेक्ट बॉडी से थोड़ा सा बोलो क्या होता है, सरफेस से बोलो क्या होता है, ज्यादा होता है। इसलिए उस समय थोड़ा फ्रिक्शन थोड़ा सा फालतू काम करता है। और जब बॉडी चलना शुरू कर देती है तो थोड़ा सा फ्रिक्शन कंपैरेटिवली बोलो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो अगर आपसे कोई बोले ऑप्शंस में दे एमसीक्यू में, कौन से फ्रिक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, स्टैटिक, लिमिटिंग और काइनेटिक, तो आप बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू इन तीनों में क्या होती है, सबसे ज्यादा। अच्छा एक और सवाल पूछते हैं आपसे, जब बॉडी रेस्ट पे होती है तो कौन सा फ्रिक्शन काम करता है, स्टैटिक। जब बॉडी मोशन में होती है तो कौन सा काम करता है, काइनेटिक। बॉडी को रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए कौन सा फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल है, बॉडी को रोकने के लिए कौन सा फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल है, रोकने के लिए। चलते वक्त तो स्टैटिक लगेगा ही नहीं ना भाई, रोकना है तो चल रही होगी तभी तो रोकेगा। अब चलते हुए सिर्फ कौन सा फ्रिक्शन काम करता है, काइनेटिक। एक्चुअली बॉडीज को रोकने के लिए कौन सा फोर्स, काइनेटिक। देखिए रोकने नहीं, लिमिटिंग नहीं बोल सकते। लिमिटिंग तो वंश तब लगेगा जब वो बिल्कुल मैक्सिमम पॉइंट पे जो चलने वाली होती है बॉडी तभी लगता है, उसके बाद तो काइनेटिक लगता है। तो मैं एक बॉडी चल रही है, वो रुकेगी किस फोर्स की वजह से, किस फ्रिक्शन की वजह से, तो चलते वक्त कौन सा फ्रिक्शन काम करता है, बोलो काइनेटिक। एक ही फ्रिक्शन काम कर रहा था चलते वक्त, बोलो कौन सा, काइनेटिक। तो रोकने के लिए कौन सा फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल है, काइनेटिक। नहीं आया ना समझ में? चलते वक्त कौन सा फ्रिक्शन लगता है, सेम ही तो सवाल बन रहे हैं, समझ नहीं पा रहे, बोलो। जब बॉडी रुकी हुई है, रेस्ट पे है, तब कौन सा फ्रिक्शन है, स्टैटिक। चल रही है तब कौन सा फ्रिक्शन है, अब बॉडी को रुकना है, चलते हुए रुकना है, तो कौन सा फ्रिक्शन रोकेगा, काइनेटिक रोकेगा। डोंट बी कंफ्यूज। और नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि बॉडी को रेस्ट से चलाना है तो स्टैटिक रिस्पॉन्सिबल है, ये नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, अभी नहीं, अभी कंफ्यूज जाओगे आप लोग। तो मुझे बस अभी कुछ बातों को जवाब चाहिए, जो हमने पढ़ा है उतना अच्छे से आना चाहिए अभी आप लोगों को। सो गाइस मुझे फटाफट से बताना शुरू करें भाई। सबसे पहली चीज, फ्रिक्शन क्या है भैया? फ्रिक्शन एक तरह का रिएक्शनरी फोर्स, एंड व्हाई इट इज सेड टू बी द रिएक्शनरी फोर्स, इज इट क्लियर टू यू और नॉट? क्या तुम्हें ये क्लियर है कि इसको मैंने रिएक्शनरी फोर्स क्यों बोला है? क्योंकि भैया जब एक्शन लगेगा तभी बोलो क्या मिलता है, रिएक्शन, उससे पहले काम नहीं करता। सेकंड थिंग, व्हाई इट इज कॉल्ड ऑफ अ सेल्फ एडजस्टिंग नेचर। नहीं आया समझ में? सेल्फ एडजस्टिंग नेचर क्यों बोलते हैं, आयुष नहीं आ रहा समझ में पीछे? सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का इसलिए कि जितना फोर्स हम लगाते हैं उतना ही विपरीत फोर्स ये भी लगा देते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन इस सेल्फ एडजस्टमेंट की एक लास्ट लिमिट होती है, जहां तक ये सेल्फ एडजस्ट करता है, उसके बाद ये अपने आप को सेल्फ एडजस्ट नहीं कर पाता, उसके बाद मोशन स्टार्ट हो जाता है। तो वो जो सेल्फ एडजस्टमेंट की लास्ट लिमिट होती है उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। और जब तक वो अपने आप को सेल्फ एडजस्ट कर रहा है, बॉडी रुकी हुई है, तब तक बोलो क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। हाँ बॉडी चल गई है, उसके बाद जो फ्रिक्शन लग रहा है वो बोलो क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक वाला लिमिटिंग से थोड़ा सा बोलो क्या होता है, कम होता है। इससे ग्राफ इसका ऐसे बनता है कि पहले फ्रिक्शन बढ़ता है, जब तक अप्लाइड फोर्स बढ़ेगा तो फ्रिक्शन बढ़ेगा, एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाएगा। उसके बाद जब बॉडी चलना स्टार्ट कर देती है उस समय फ्रिक्शन थोड़ा सा कम होता है और फिर वो एक जैसा बना रहता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और दूसरी बात, फ्रिक्शन की डायरेक्शन कभी भी फोर्स के अपोजिट नहीं होती, इट इज ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन टू द इंटेंशन ऑफ मोशन। गाइस ये देखिए, आपको ना बातें ना बहुत छोटी मोटी लगेंगी, कि आज तो बहुत बेसिक बातें पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इन्हीं एमसीक्यूज में नीट में बच्चे क्वेश्चंस गलत करके आते हैं। सिर्फ यही एमसीक्यूज आते हैं
ऐसे ही चीजें आती हैं कि फ्रिक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बच्चे गलतियां करते हैं इन चीजों में, बट आपको बताऊं फोर्स के अपोजिट नहीं, वो इंटेंशन ऑफ मोशन के अपोजिट होता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? सेम थिंग मैंने जो बाद में आपको बताया कि स्टैटिक और काइनेटिक वाले में बच्चे बड़ी गड़बड़ करते हैं। उनके दिमाग में काइनेटिक का मतलब मोशन है, और वो क्वेश्चन क्या करने वाला है, विच फ्रिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टॉप द बॉडीज, बॉडी को रोकने के लिए कौन सा फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल। तो रोकना जब उनको दिखता है ना, तो उनको दिखता है रुक गया, बॉडी रेस्ट पे आ गया, बेसिकली स्टैटिक दिमाग में आता है। बट रोकने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है, बोलो, काइनेटिक है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? समझ में आ रहा है? सो वहां पर फंसता है बच्चा। सो मुझे लगता है कि आप लोगों के चारों पॉइंट समझ में आते हैं अच्छे से। फ्री है, आपको मैंने क्वेश्चंस कराए, क्वेश्चंस भी मेरे को लगता है इजी है, आप लोग इजीली मतलब आ रहा होगा। और स्टैटिक, लिमिटिंग और काइनेटिक सबको समझ में आ गया। अच्छा, इन सब में सबसे ज्यादा कौन है वो भी समझ में आ गया आप लोगों को? पक्की बात है? क्या हो गया? क्लियर? ये ग्राफ भी कर लोगे? ठीक है। सो अब बाकी इसके न्यूमेरिकल्स बचे हैं, वो मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। आज इतना ही करेंगे बच्चों, जाओ, काफी।